होपफुली आप सब लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है, चलो आज हम बात करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म या डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो बेटा, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब हुआ कि हमारे आसपास, यानी अगर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तो हमारे सराउंडिंग में क्या हमें बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते हैं, है ना। बहुत सारे प्रकार के, जैसे आपके माइक्रोब्स भी, इवन मेरी बॉडी भी इज अ काइंड ऑफ आपका क्या डाइवर्सिटी कह सकते हैं हम, क्योंकि मेरी बॉडी पे भी क्या वेरियस काइंड्स के आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, प्रेजेंट है, माइक्रोब्स प्रेजेंट है, ऐसे आपकी बॉडी पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, इवन हमारे गट फ्लोरा में, गट फ्लोरा जानते हैं क्या होता है, आपके इंटेस्टाइन के अंदर आपके बहुत सारी कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया वहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, इवन आपके बॉडी के अंदर एक आपका वॉर्म होता है, ठीक है, टेप वॉर्म, जो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फूड डाइजेस्टिंग के लिए, ठीक, पढ़ेंगे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, तो यानी हम कहें कि हमारे आसपास, यानी हमारे आसपास क्या है, बहुत सारे वेराइटी ऑफ द लिविंग और क्रिएचर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं डॉग्स, कैट, डॉग, कैट, पंक्स, बर्ड्स आते हैं, बर्ड में क्या आपका क्या बोलते हैं, आपका कबूतर हो गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे जीव आपके आसपास सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो, तो अब इनका क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इनका पर्टिकुलरली, यानी अब देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर पर्टिकुलरली स्टडी करूँ कि मतलब एक एक ऑर्गेनिज्म का मैं अगर पर्टिकुलर इंडिविजुअली स्टडी करूँ तो क्या होगा, मेरे पास बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाएगा ना। अब ये बहुत सारा डाटा मेरे लिए क्या होगा, याद करने में मुश्किल, यानी बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होगा, जिसके कारण से क्या होगा, जिसके कारण से आपका किसी को भी पर्टिकुलर, किसी को भी पूरी, किसी के बारे में, मतलब पूरे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग सिस्टम के बारे में पूरी नॉलेज नहीं हो पाएगी, यानी पूरी बायोडाइवर्सिटी की नॉलेज एक इंडिविजुअल आदमी को नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वो सारे क्या इंडिविजुअल थे, ऐसा पहले होता था। ठीक है, अब नहीं होता है, अब हमारे पास सिस्टम्स आ गए, क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स आ गए। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर मेहनत की और एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम दे डाला, जिसके कारण से अब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, पहले क्या होता था, अब देखो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो हम अभी यानी प्रेजेंट टाइम तक आपका कितना टोटल 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक आइडेंटिफाइड हुई हैं, और हर साल लगभग 15,000 स्पीसीज नई आपकी डिस्कवर्ड होती है। और अभी हमारा जो समुद्र है उसका हमने सिर्फ 30% हिस्सा ही डिस्कवर किया है। ठीक है, अभी उसका 70% रेस्ट ऑफ द यानी एरिया बचा हुआ है हमें डिस्कवर करने के लिए, यानी हमें बहुत सारे अभी स्पीसीज मिलने वाले हैं। और ऐसा एज्यूम किया गया है कि आपका लगभग आपका 1.5 लाख मिलियन, सॉरी, आपका 105 मिलियन या उससे भी ज्यादा आपकी स्पीसीज इस अर्थ के अंदर क्या है, सर्वाइव है। ठीक है, जैसे हिंदू धर्म में बोलते हैं 84 लाख योनियां, ठीक है, यानी 8.5 मिलियन, ठीक, सॉरी 8.4 मिलियन, तो वैसे ही अभी आपका इतना, यानी 1.7 से 1.8 मिलियन अभी तक, यानी 17 से 18 लाख स्पीसीज आपकी नोन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर को। देखो ओल्ड एज, मतलब पुराने सिस्टम में क्या होता था कि लोग क्या करते थे, स्पीसीज को नाम दे देते थे। अब देखो नॉमेनक्लेचर भी आपका दो तरीके का हो सकता है ना, एक तो आपका वर्नाकुलर हो सकता है। वर्नाकुलर क्या होता है भैया, या हम जिसको कॉमन नेम बोलते हैं, जैसे ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, बहुत लोगों के यहाँ, मान लो मैं स्वीट पोटैटो का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं गंजी। ठीक है, और कहीं कहीं जगह पे उसको स्वीट पोटैटो, मतलब जैसे इंग्लिश में उसको स्वीट पोटैटो बोला जाता है, हम बोलते थे गंजी। ठीक है, हम उसको और भी शकरकंद भी बोलते हैं बहुत लोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब इनका नाम क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। लेकिन अगर मान लो कोई फॉरेन से, कोई मान लो रशिया से आया और उसको यहाँ पे पता करना है, मैंने उसको शकरकंद दिया और बोला कि ये हमारे यहाँ शकरकंद बोलते हैं, तो वो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि ये शकरकंद है। ठीक है, हाँ, देख कर बता देगा, वो तो देखा होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका नाम तो होगा ना। अब मान लो कोई अनजान है, कोई किसी जगह पे वो होता ही नहीं है और हम उसको खिला रहे हैं, उसको पता ही नहीं हो क्या, तो उसको बताने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक नॉमेनक्लेचर होना चाहिए, एक नेम होना चाहिए ना। तो वर्नाकुलर नेम क्या है, वर्नाकुलर नेम तो आपके कॉमन नेम है, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को पता होते हैं, यानी पर्टिकुलर रीजन के लोगों को ही पता होते हैं। लेकिन अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं, कि स्टैंडर्डाइज नेम की बात करते हैं, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या होगा, आपका चलेगा। ठीक है, अब देखो नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए भी हमारे कोड्स आते हैं। ठीक है, अभी हम वो कोड्स की बात यहाँ करेंगे, ठीक है, यहाँ नहीं करते हैं। चलो, तो यहाँ पे हम बात करें नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर आपका बहुत लोगों ने मतलब क्या किया, अब देखो नॉमेनक्लेचर में वर्नाकुलर नेम में क्या होता था, कोई कैसे भी दे देता था, लेकिन जब हमने इसको स्टैंडर्डाइज किया तो आपका क्या है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर नाम की चीज है। कौन सी चीज, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनो मतलब दो, ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब हुआ कि दो नेम रखे जाए, यानी दो
वर्ड आपका दो वर्ड रखा जाए, ठीक है, दो वर्ड मतलब दे देंगे दो वर्ड रखने का क्या मतलब हुआ कि एक आपका क्या होगा, एक जीनस को डिनोट करेगा और एक आपका स्पेसिफिक यानी स्पीसीज को डिनोट करेगा। जैसे ह्यूमंस का बायोलॉजिकल नेम पता है क्या है, होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस। अब होमो हमारा क्या डिनोट करता है, होमो हमारे जीनस को डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है, जीनस को, लेकिन सेपियंस हमारी क्या है, स्पीसीज है, ठीक है। चलो, तो नॉमेनक्लेचर में हमने पढ़ा कि एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं, ठीक है, यानी इट इज अ ब्रांच ऑफ अ बायोलॉजी व्हिच डील विद द नेमिंग ऑफ एन स्पीसीज या ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसको नेमिंग के लिए जो ब्रांच आपकी यूज होती है उसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन विद द, अब देखो आइडेंटिफिकेशन, अब हमने नाम तो दे दिया, ठीक है भैया, हमने बहुत सारी स्पीसीज का नाम दे दिया, ठीक है। जैसे कि आपके कैरलस लीनियस थे, कौन थे, कैरलस लीनियस जो आपके सी लीनियस थे, ठीक है, सी लीनियस। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्लांट और एनिमल्स को क्या क्या था, यानी आपके 5900 प्लांट्स को और 4326 इतने एनिमल्स को क्या किया था, अपनी बुक में लिखा था। प्लांट्स के लिए तो आपका एक बुक थी जिसका नाम था स्पीसीज प्लांटैरम, ठीक है, कि प्लांटैरम की कितनी स्पीसीज है उन्होंने इसमें, यानी मतलब 5900 आपका 5900 प्लांट की स्पीसीज को उन्होंने क्या किया था, उसके अंदर मेंशन किया था। जबकि अगर हम बात करते हैं एनिमल की, तो एनिमल का बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरा। क्या नाम था, सिस्टमा नेचुरा, ये बात याद रखना, ठीक है, सिस्टमा नेचुरा, ठीक। तो ये चीज थी आपका किसके अंदर, कैरलस लीनियस ने दी थी, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं, आपके लीनियस को। बोले भैया टैक्सोनॉमी क्या चीज आ गई, ठीक है, आते हैं अभी नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो अगर हमारे किसी अभी आइडेंटिफिकेशन पे ना, तो आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन इन्होंने किस बेसिस पे किया था, देखो इन्होंने भी क्या किया था, कुछ आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे, कुछ जो आपके बेसिक्स कैरेक्टर्स थे उसके बेसिस पे इन्होंने इन सभी स्पीसीज को क्या किया था, नेमिंग दी थी, या आपका कह सकते हैं क्लासीफाई भी एक तरीके से इन्होंने किया था। 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था, ठीक है। जैसे प्लांट और एनिमल में, यानी प्लांट और एनिमल में 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब बोले भैया मॉर्फोलॉजी अब कह रहे हो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का क्या मतलब हुआ, देखो बेटा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब हुआ जो आप देख सकते हैं, ठीक है, जो आप देखकर ही बता दे, दैट इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है, जो आप ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। ऑब्जर्व मतलब एट द सेंस कि हम उसको माइक्रोस्कोप के लिए नहीं, जनरली जो हम जिस चीज को देख सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज आपका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है। जैसे कोई चलता है और कोई नहीं चलता, तो दैट इज आल्सो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, क्योंकि वो चल रहा है, एक चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा है, ठीक है। किसी के मान लो 2 हाथ है ना, और 2 पैर है, ठीक, लेकिन अब किसी के 4 पैर है, गाय होती है उसके 4 पैर है, तो वो भी आपका क्या, वो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस हुआ ना, मेरे 2 ही पैर है, लेकिन उसके पास क्या है, 4 पैर है गाय के अंदर, ठीक है। तो यानी ये भी आपका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक, होपफुली समझ में आया होगा। चलो आगे बात करते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन में हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक यानी कुछ क्राइटेरिया बनाते हैं। क्राइटेरिया कैसा, कि कुछ कैरेक्टर्स लेके, जैसे राइट नाउ अगर हम बात करते हैं, तो अभी हमारा क्या है, अभी जो हमारा क्राइटेरिया है आपका कैरेक्टराइजेशन का, यानी सॉरी आपका क्लासिफिकेशन का, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम साइटोलॉजी, बायोकेमिकल, ठीक है, उसको एम्ब्रियोलॉजिकल, बहुत सारे पैरामीटर्स को देखकर तब हम उसको किसी पर्टिकुलर ग्रुप में रखते हैं। और अगर वो किसी भी ग्रुप से रिजेंबल नहीं करता है, तो हम उसको लिए एक नया ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। जब हम फंगस पढ़ेंगे तो फंगस के अंदर एक ग्रुप है, अगर उस ग्रुप के अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल जाए तो उसका ग्रुप वो हट जाएगा, लेकिन अभी ऐसा केस नहीं है, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा है, ठीक है। मैं पूछूंगा जब फंगस पढ़ाऊंगा कि मैंने बताया था, ठीक है, आपको पहले भी। चल आगे बात करते हैं। अब देखो आइडेंटिफिकेशन हम करते क्या है, विद द हेल्प ऑफ द की। देखो एक छोटा सा वर्ड लिखा है, विद द हेल्प ऑफ द की। अभी हम बोले की मतलब क्या होता है, आपने अभी तक की मतलब क्या पढ़ा है, चाबी होती है ना, चाबी ताला में लगा कर खोल दो, दैट इज चाबी, ठीक। लेकिन अगर हम बात करते हैं हकीकत की आपके बायोलॉजिकल की बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, एक आइडेंटिफाइड स्पीसीज होती है, ठीक है। उसके जैसे मान लो आपका, चलो इसके अंदर मान लो एक शीट होती है, ठीक। एक शीट पे क्या होता है, एक शीट पे आपका नोन ऑर्गेनिज्म रखा हो, नोन ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक लिखे होते हैं, ठीक है। नोन मतलब जिसका हमें पता है, ठीक है। एक शीट पे क्या होता है आपका, जो हमें पता है उसके
कैरेक्टरिस्टिक लिखे होते हैं, और एक हम जो खोजा होता है, मान लो मैंने कोई प्लांट को खोजा और उसको मैंने क्या किया, मुझे पता, मतलब मुझे जितना डाटा अपने माइंड में सेटअप था कि मुझे जितना पता था उसके अकॉर्डिंगली ही मैंने क्या किया, उसको मान लो मैंने तुलसी के साथ कंपेरिजन किया, ठीक है, तो मैंने बोला कि ये तुलसी से रिजेंबल करता है, तो मैं तुलसी के सारे कैरेक्टर्स को देखूंगा और उसके बाद वही कैरेक्टर अगर इस वाले प्लांट में भी, यानी जो मैंने अभी डिस्कवर किया है वही अगर इसमें भी मिल रहे हैं, ठीक है, एक आध दो कैरेक्टरिस्टिक आपके अलग हैं, तो मैं उसको क्या करूंगा, अलग स्पीसीज दे दूंगा। लेकिन आपका जीनस जो से, अभी हम बात करेंगे जीनस के बारे में, लेकिन हम बात करेंगे कि उसका हम कैरेक्टराइजेशन, यानी हम उसी के ग्रुप में रखेंगे, यानी हम तुलसी के ही ग्रुप में उसको रखेंगे। समझ में आया बेटा कि का क्या मतलब हुआ, की इज नथिंग, इट इज अ जस्ट इंफॉर्मेटिव नोट, ठीक है, कि किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का एक पूरा आपका मोनोग्राफ कह सकते हैं। मोनोग्राफ मतलब कि कंप्लीट नॉलेज होता है उसका, उस पर्टिकुलर स्पीसीज का, और उससे हम कंपैरिजन करके किसी और स्पीसीज का क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को पता लगाते हैं, ठीक है, ये होता है आपका की, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अब हम, ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर भी कर लिया, आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं टैक्सोनॉमी क्या है। देखो बेटा ग्रीक वर्ड है टैक्सोनॉमी, ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो टैक्सोस, यहाँ पे हम बोलते हैं टैक्सेस, क्या टैक्सेस, टैक्सेस का क्या मतलब होता है, टैक्सेस का मतलब होता है आपका अरेंजमेंट, टैक्सेस मतलब अरेंजमेंट, और आपका नोमोस, ठीक है, टैक्सोनोमोस आपका, टैक्सोनॉमी आपका दो वर्ड से मिला, टैक्सेस और नोमोस, जब ये दोनों मिलते हैं, नोमोस मतलब लॉ क्या पढ़ेंगे, यानी लॉ या प्रिंसिपल कह लो या प्रोसीजर या प्रिंसिपल कह लो, ठीक है, तो यानी सर्टेन लॉ। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस या आपका बायोलॉजी विच डील्स विद द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसके बाद आपका नॉमेनक्लेचर, यानी हम बात करते हैं कि किसी क्राइटेरिया के थ्रू, यानी सर्टेन लॉज के थ्रू अगर हम किसी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी, बायोलॉजी के अंदर, ठीक। ऐसा नहीं फिर बोले हैं ना वहाँ लॉ पे पहुंच जाए कि भैया हम चलो हम अपने घर के सामान को क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हम टैक्सोनॉमी यूज करेंगे, ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो टैक्सोनॉमी समझ में आया कि क्या है, ये एक तरीके की ब्रांच है जो कि डील करती है किससे, आपके क्या बोलते हैं, चल तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे टैक्सोनॉमी की। अब देखो टैक्सोनॉमी की हमने बात की कि टैक्सोनॉमी आपका क्या होता है कि एक ब्रांच होती है साइंस की जो डील करती है सर्टेन प्रिंसिपल पे, यानी क्लासिफिकेशन को डील करती है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन लॉज, कि हम किसी स्पीसीज को अगर अरेंज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉज, दैट इज कॉल्ड एज आपका टैक्सोनॉमी, ठीक है, समझ में आया बेटा। चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है, कि हमने बोला ना कि अभी कैसे हम किसी को कैसे कैटेगराइज करते हैं, किसी को कैसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स है और इन बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के कारण हमें क्या करना पड़ा, क्लासिफिकेशन करना पड़ा, क्योंकि पर्टिकुलरली इनको पढ़ना क्या था, मुश्किल था बहुत ही, और किसी को मेमोराइज करना भी बहुत ही हार्ड था, इसलिए हमने क्या किया, एक सर्टेन लॉ के तहत हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, उसको हमने टैक्सोनॉमी बोला। अब हम बात करते हैं कि बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है, कि किस बेसिस पे यानी किस बिना पर हमने टैक्सोन आपका क्लासिफिकेशन करते थे। देखो पहले तो मान लो मैंने कोई स्पीसीज खोली, मान लो मैंने एक्स स्पीसीज खोजी, ठीक है, अब एक्स स्पीसीज खोजी तो इसको मैं क्या करूंगा, पहले कैरेक्टराइजेशन करूंगा। कैरेक्टराइजेशन मतलब कि इसके कैरेक्टर्स को मैं इसको कैरेक्टर्स को पढ़ूंगा कि भैया कैरेक्टर में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, इसके पास हाथ है या पैर है या कुछ है, जो भी चीजें होंगी वो मैं मतलब पढ़ूंगा, फिर कैरेक्टराइजेशन करूंगा कि इसके अंदर ये चीजें मुझे देखने को मिली, फिर आइडेंटिफिकेशन करूंगा। अब आइडेंटिफिकेशन अभी मैंने बताया कि विद द हेल्प ऑफ की, तो मैं क्या करूंगा, इस एक्स को अगर जिसको मतलब मुझे पता होगा ना, अगर मैं बायोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे पता होगा कि कौन सी स्पीसीज से रिजेंबल करेगा, इसके कैरेक्टर्स को देख के, तो मैं उस कैटेगरीज के यानी उस कैटेगरीज के स्पीसीज को क्या करूंगा, इसके साथ रखकर इससे कंपेयर करूंगा कि ये चीजें इसमें देखने को मिली या नहीं मिली, ये चीज इसको देख, तो वो उससे क्या होगा, अगर ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप से हूबहू मैच कर गया यानी एकदम सिमिलर हो गया, तब तो मुझे अलग स्पीसीज बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये आपका क्या हुआ, अगर ये आपका एक भी कैरेक्टर या एक दो भी कैरेक्टर आपका अलग हुआ इसके अंदर देखने को मिला, तो मैं क्या करूँगा, एक नए स्पीसीज बना लूंगा, है ना। आप तो देखते हैं बायोलॉजी जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उनको क्या होता है, आधा टेढ़ा नाम ही सोचता है ना, जैसे मैंगीफेरा इंडिका है ना, आजादी रखता है इंडिका, जैसे मैंगीफेरा इंडिका तो मैंगो का है, आजादी रखता है इंडिका, ठीक है, आजादी नीम का है, ठीक है, ये बायोलॉजिकल है, ठीक है, तो इनको उल्टे सीधे ही नाम मिलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी हमने पढ़ा कि बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी में पहला मैं करूंगा कैरेक्टराइजेशन, यानी उसकी कैरेक्टर्स को पढ़ूंगा, फिर हम उसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द की। अभी पढ़ना की, तो की के बेसिस पे मैंने जब उसको आइडेंटिफाई किया तो मैं मेरे को पता चला कि ये इस ग्रुप से मिल गया। अब उसका क्लासिफिकेशन करूंगा। क्लासिफिकेशन कैसे कि मैं उसके लिए अगर वो रिजेंबल नहीं करता है, अगर आप मान लो उस ग्रुप एक ग्रुप से वो रिजेंबल कर गया पूरा, तो मैं उसी ग्रुप में रखूंगा। लेकिन अगर वो उस ग्रुप से नहीं रिजेंबल करता है तो मैं क्या करूंगा, उसके अलग से एक नया ग्रुप बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। एक नए ग्रुप को हम बोलते हैं टैक्सॉन। अब देखो टैक्सोनॉमी बोला ना, टैक्सिस, देखो टैक्सॉन का मतलब होता है टैक्सॉन, टैक्सा या टैक्सॉन, टैक्सा और टैक्सॉन। अब देखो भैया ये दोनों चीजें भी आएंगे अभी आपको, ठीक है। देखो टैक्सा मतलब होता है ग्रुप, यानी बहुत सारा ग्रुप, ठीक है, कि रैंक्स का ग्रुप। मान लो रैंक आपका फर्स्ट रैंक मान लो 1000 बच्चे थे, ठीक है। 1000 बच्चे में से मान लो आपके 500 बच्चे किसके थे, 500 मान लो बायो के लिए कॉम्पिटिट कर रहे थे, 500 आपके क्या बोलते हैं मैथ के लिए कॉम्पिटिट कर रहे थे, ठीक है। ठीक, अब मान लो आपका क्या बोलते हैं, अब मुझे उसमें क्या करना है, कैटेगराइज करना है। अब मैंने पहले फर्स्ट रैंकर के लिए कैटेगरी बनाऊंगा ना, फर्स्ट रैंकर के लिए एक रैंक बनाऊंगा, तो उसमें क्या होगा, बायो का एक, यानी ये क्या होगा ग्रुप, ठीक। लेकिन अब देखो टैक्सा, अगर मैं बात करूं उसमें पर्टिकुलर जिसका एक रैंक होगा, अगर एक की बात करूं मतलब वो 500 बच्चे थे जिनमें बायो वाला था, ठीक है, उसका एक रैंक हुआ, ठीक। अब एक मैथ वाला रैंकर होगा, ठीक। तो ये दोनों क्या है, आपके टैक्सॉन है। टैक्सॉन मतलब एक ग्रुप है, यानी एक रैंक है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनको ग्रुप कर दिया, मतलब एक साथ कर दिया, तो ये क्या हो, ये सारे लोग क्या है, फर्स्ट रैंकर है। मान लो ये दोनों लोग क्या है, फर्स्ट रैंकर, दैट इज आपका टैक्सा। टैक्सा इज अ प्लूरल वर्ड और टैक्सॉन इज अ आपका सिंगुलर वर्ड, ठीक है। होपफुली समझ में आया होगा बेटा। चलो आगे, तो क्लासिफिकेशन मैंने कर दिया, आगे बात नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। नोमेनक्लेचर की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक। नोमेनक्लेचर की बात करें, आप देखो क्या होता है नोमेनक्लेचर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो तो नोमेनक्लेचर के लिए क्या होता है अभी। अब नोमेनक्लेचर में मैंने आपको बताया एक वर्नाकुलर नेम होता है, एक आपका क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड नेम होता है, ठीक है। वर्नाकुलर नेम आपका पर्टिकुलर रीजन के लिए होता है, लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड नेम ऑल ऑफ द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है। तो सभी साइंटिस्टों, यानी जितने भी आपके बायोलॉजिस्ट थे, जितने भी आपके बॉटनिस्ट या जूलॉजिस्ट थे, उन सभी ने क्या किया, इस पे हामी भरी कि भैया हाँ ठीक है, कि क्योंकि सबको दिक्कत होती है तो हम क्या करेंगे, हर एक पर्टिकुलर स्पीसीज को क्या करेंगे, हम बायोलॉजिकल नेम देंगे या हम एक साइंटिफिक नेम देंगे। अब देखो साइंटिफिक नेम किस बेसिस पे दिया गया, तो बेटा क्योंकि हमारी बायोलॉजी कहाँ से आपकी डेराइव्ड है, हमारी बायोलॉजी आपकी डेराइव्ड है कहाँ से, ग्रीक से। तो मेजर ऑफ द आपकी स्पीसीज कहाँ से बिलोंग करेंगी, आपके ग्रीक से। और उसमें से ज्यादातर नेम हमने कहाँ से लिए हैं, आपके लीनियस की बुक से। तो लीनियस की बुक में 5900 और इतने स्पीसीज थे, तो इसी के बेसिस पे हमने ग्रीक वर्ड से बहुत सारी चीजें हमने वहां से ली, ठीक है। तो हम नेमिंग करते हैं ग्रीक वर्ड के बेसिस पे भी करते हैं, कई बार डिपेंड करता है कि जैसा आपका कम्युनिटी है, जैसा आपका कोड्स आपके जो क्राइटेरिया रखते हैं उसके बेसिस पे हम नेमिंग करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे हम बात करते हैं कौन कौन से कोड्स हैं। तो आपके नेमिंग के 5 कोड्स हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको सिर्फ 2 कोड्स दे रखे हैं, कौन कौन, एक ICZN और एक ICBN, ठीक है, यही 2 कोड दे रखे हैं। इसके अलावा आपका क्या है, IC बैक एंड, ठीक है। उसके बाद एक है ICVN, ठीक है। एक है आपका लास्ट वन है क्या, लास्ट वन आपका है ICNCP, ठीक है, ICNCP। आप बोलोगे ये ICNCP और ये सब क्या चीजें, ये तीनों तो हमने नए सुने हैं। चलो नए सुने हैं तो जान लेते हैं। अब देखो ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN, ठीक है। नोट्स में आपको मिला हुआ है, आप ये नोट्स में देख लीजिएगा। ICZN का मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। अब ICBACN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बैक्टीरियोलॉजिकल है, बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक। ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ आपका वायरोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ये चीजें आपका क्या है। और इसके बाद हम बात करते हैं ये इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, ठीक है, कि इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ
फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स, ठीक है। तो उनके लिए भी हमारे क्या होता है, अब ये जो होता है, देखो यहाँ पे हम आईसीवीएन की बात करें तो अभी जो कोविड-19 यानी आपका कोरोना वायरस 19 चल रहा है, ये आपका कोरोना वायरस 19 किसके तहत आपका नेमिंग हुई, इसके तहत, किसके, आपका आईसीवीएन, यानी आईसीवीएन ने इसको कोविड-19 नाम दिया। क्या नाम दिया, कोविड-19। अब कोविड-19 क्यों दिया, कोविड-19, देखो कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना, ये कोरोना से डिनोट करता है, वीआई वायरस से, डी दिसंबर में खोज हुई थी इसकी, याद रखना 2019 दिसंबर में इसकी खोज हुई थी, और 19 का मतलब हुआ 19 में, यानी 2019 के दिसंबर में कोरोना वायरस की खोज हुई थी, इसीलिए इसको, यानी कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की, ठीक है। कोरोना वायरस एक एक्चुअली ग्रुप है, ठीक है, आपका वायरस का, इसके अंदर सार्स मार्स भी आते हैं, ठीक है। तो उनके लेकिन ये स्ट्रेन आपका क्या था, अलग था, इसलिए हम इसको कोविड-19 नाम दिया, ठीक है। चले, है ना, थोड़ा कोरोना वायरस से भी आपका नाम दे नहीं, मतलब थोड़ा अवगत हो जाते हैं थोड़ा सा। चल, तो आईसी बैक्टीरियल, ठीक है, आईसीवीएन, आईसीएनसीपी, ठीक है, ये चीजें आप याद रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में इसमें पूछता भी है, कई बार पूछा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, और इनके बारे में तो जरूर पूछता है कि आपका जो आपका स्पीसीज प्लांटेरम है, स्पीसीज प्लांटेरम में कितनी बुक है, सॉरी कितने आपके नाम है, और आपका ये जो सिस्टमा नेचुरा है उसके अंदर कितने आपके स्पीसीज है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, ठीक डाटा, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो अभी हमने इतना पढ़ लिया, ठीक है। चलिए, तो अभी थोड़ा आपको होमवर्क थोड़ा सा दे दिया ना, बीच में होमवर्क भी देना चाहिए आपको। होमवर्क ये है आपका कि आप मुझे बताएंगे कि ये दोनों बुकें कब लॉन्च हुई थी, मतलब कब आपका पब्लिश्ड हुई थी, ठीक है। आपका स्पीसीज प्लांटेरम, सिस्टमा नेचुरा, ठीक है, दोनों चीजें आपके नोट्स में भी है वैसे तो, लेकिन आप अगर खुद से देख के बताएं, ठीक है, नोट्स में देखिएगा और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए थोड़ा, ठीक है। तो अभी हम आते हैं बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर पे, ठीक है। लास्ट हमें टैक्सोनॉमी पढ़ा, अब हम बात करते हैं बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर की। बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर का क्या मतलब है, देखो बेटा, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर का मतलब है कि आपका जो नेमिंग की जाएगी, यानी साइंटिफिक बेसिस पे हम नेमिंग करेंगे, उस साइंटिफिक बेसिस की नेमिंग आपके क्या, सिर्फ दो ही नेम, आपके दो ही वर्ड का होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसी स्पीसीज का, मान लो हम ह्यूमन की स्पीसीज की बात करते हैं, तो होमो सेपियंस, क्या बोलते हैं हम, होमोसेपियंस, ठीक है। अब देखो, याद रखना, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पहली बात तो किसने दिया था आपका, ये आपका दिया था आपका ये नाम सी कैरोलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनको हम क्या बोला अभी हमने नाम दिया था ना एक, कि कैरोलस लीनियस का दूसरा, सॉरी आपका कैरोलस जो लीनियस है, ये क्या है आपके फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, ठीक। तो यानी कैरोलस लीनियस ने ही आपका नोमेनक्लेचर दिया था। इन्होंने अपनी बुक, अभी मैंने बताया आपको कि 5900 क्या स्पीसीज को डिफाइन किया था, किसकी, प्लांट की स्पीसीज को, कि 5900 प्लांट की स्पीसीज, कौन सी बुक में, प्लांटेरम, सॉरी स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर, यानी स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर इन्होंने इतना। जबकि एनिमल बुक की बात करें, यानी आपका सिस्टमा नेचुरा की बात करें, सिस्टमा नेचुरा, तो इसके अंदर इन्होंने 4326, ठीक है, इतनी स्पीसीज को ऑफ एनिमल्स, स्पीसीज किसके, एनिमल्स की इतनी स्पीसीज को इन्होंने डिस्क्राइब किया था, ठीक है, नेमिंग की थी उनकी, ठीक। तो इसीलिए इन्होंने क्या दिया था, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया था, ठीक। इन्होंने अपनी बुक में बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर से इतनी स्पीसीज का क्या किया था, नेमिंग की थी, ठीक। आगे बात करते हैं होमो सेपियंस, तो ठीक है। तो अगर हम बात करें तो बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर हमारा कैरोलस लीनियस ने जो दिया था, तो उन्होंने दो नेम दिए थे। अब देखो, इन दोनों नेम का लिखने का भी क्या है, कुछ रूल है, यानी बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर के भी क्या है, सर्टेन रूल्स हैं। याद रखना, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 2 नंबर में आपका सीबीएसई में भी पूछा जाता है, ठीक है। आपका टीचर अच्छा होगा तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेमिंग इसी से की जाती है ना, बायोलॉजिस्ट बनेंगे अगर आप फ्यूचर में चल के, तो ये तो जरूरी होगा ही ना, आपको नेमिंग करेंगे, है ना, हर चीज की। चलो, डॉक्टर बने, सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स। देखो, पहला रूल आपका क्या कहता है, पहला रूल ये कहता है कि आपका जो बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर किया जाएगा, उसका फर्स्ट वर्ड जो होगा वो क्या होगा, यानी फर्स्ट वर्ड आपका होगा जेनेरिक,
अब बोले भाई जेनेरिक क्या है, तो जेनेरिक क्या होता है, जेनेरिक मतलब जीनस। जीनस क्या होता है, जीनस मतलब एक ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड एज जीनस, ठीक है, यानी स्पीसीज का ग्रुप। जैसे मैं ह्यूमन हूँ, ठीक है, ऐसे मंकी होंगे या आपके गिब्बन होंगे, गोरिल्ला होंगे, इन सबको हम क्या बोलते हैं, एक जीनस के अंदर रखते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एक आपका सिंपल सा एग्जांपल लूं आपके पोटैटो का, किसका, आलू का एग्जांपल लेता हूँ। अब देखो पोटैटो और ब्रिंजल, इन दोनों का ही जो जीनस है ना वो सोलेनम है। क्या है, सोलेनम। सोलेनम मतलब क्या होता है, देखो सोलेनम वो भी एक तरीका का जीनस है जिसके अंदर जो फ्रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ग्लोब्यूलर होते हैं। कैसे होते हैं, ग्लोब्यूलर फ्रूट। इनका सबसे कॉमन फीचर है सोलेनम का कि इनके फ्रूट्स क्या होते हैं, ग्लोब्यूलर होते हैं। अब आलू भी क्या एक तरीके का फ्रूट है, तो वो भी आपका किस तरीके, आपका क्या होगा, उसके अंदर भी आपका, उसको भी हम सोलेनम कैटेगरी में रखते हैं, तो उनका जीनस क्या होगा, सोलेनम। अब भैया बोलोगे और दूसरा वर्ड क्या चीज डिनोट करता है, दूसरा नाम आपका स्पीसीज को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, स्पीसीज को। तो स्पीसीज, अब मान लो आपको मैंने अभी बताया कि सोलेनम अगर आलू की क्या है, जीनस है, आलू का सोलेनम क्या है, जीनस, तो दूसरा क्या होगा, तो इसका दूसरा है ट्यूबरोसम। अब बोलोगे भैया आप बार बार ऐसा क्यों लिख रहे हो कि पहला वाला वर्ड जो है वो कैपिटल में लिख रहे हो और उसके बाद दूसरा वाला वर्ड आप छोटे में लिख रहे हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, दूसरा रूल है। दूसरा रूल मतलब कहने का ये, या दूसरा रूल मत कहिए, इसको हम क्या करते हैं, अब देखो कई, अब ये जो आपका जेनेरिक, आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, ये आपका क्या है, लैटिनाइज्ड टर्म है। लैटिनाइज्ड टर्म मतलब कि लैटिन लैंग्वेज में यानी ग्रीक लैंग्वेज में ही सारा आपका टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है। अब उनको हम स्पेशल दिखाने के लिए हम उसको इटैलिक्स में लिखते हैं। बोलो भैया इटैलिक्स क्या चीज होती है, देखो इटैलिक्स में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं जनरल प्रिंट में देखते हैं। जब अगर हम बात करते हैं जनरल प्रिंटिंग की, तो जनरल प्रिंटिंग में सारे वर्ड्स क्या होते हैं, मान लो जनरल प्रिंटिंग है तो सारे वर्ड्स क्या है, स्ट्रेट है। लेकिन अगर मैं आपको बात करूं इटैलिक्स की, तो इटैलिक्स में अगर आपको मैं कोई चीज दिखाऊं इटैलिक्स में, हाँ होगा, बिल्कुल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इटैलिक्स में क्या करते हैं ये लोग, इटैलिक्स में इसको थोड़ा सा आपका क्या कर देते हैं, टिल्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, टिल्ट, यानी जो वर्ड होगा उसको हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा ऐसा टिल्ट कर देंगे, तो ये आपका इटैलिक्स में आ जाता है, ठीक है। क्योंकि उसको स्पेसिफिसिटी को हमें दिखाना है ना कि वो नेम अलग बायोलॉजिकल नेम है, तो बायोलॉजिकल नेम। अब लेकिन बोलोगे भैया हम लिखते वक्त तो टिल्ट हम भी करते हैं, हम तो अपनी पूरी राइटिंग में लिखते वक्त टिल्ट करते हैं, तो उससे क्या हम कैसे इटैलिक्स में दिखाएंगे। देखो उसको, उसके लिए इन्होंने क्या कि एक अलग सा सॉल्यूशन निकाला कि भैया बायोलॉजिकल नेम को आप नीचे से क्या कर दें, अंडरलाइन कर दें। क्या कर दें, अंडरलाइन, ठीक है। प्रिंट में इटैलिक्स में टिल्ट कर दिया जाता है, लेकिन जब रिटन लैंग्वेज लिखते हैं, जब हम हाथ से लिखते हैं, तो उसको हम क्या कर देते हैं, नीचे से अंडरलाइन कर देते हैं। और याद रखना कि जो जेनरिक नेम होता है वो हमेशा कैपिटल होगा और आपका जो स्पेसिफिक एपिथेट होगा वो हमेशा स्मॉल होगा, ठीक है। इसी के बेसिस पे मैंने आपको नोट्स में भी आपको एक क्वेश्चन दिया है और सिंपल आपको यहाँ भी मैं क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। विच वन इज करेक्ट, ठीक है, विच आप बताएंगे मुझे विच वन इज करेक्ट, ठीक है। तो विच वन इज करेक्ट देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। तो आपका ए मान लो मैं देता हूँ आपको एक नया चीज, ठीक है, नया, चलो मैं आपको सिंपल सा नाम देता हूँ, चलो आपको, आप ले लीजिए, मान लो चलो होमो सेपियंस ले लेते हैं, ठीक है, हम इन ह्यूमन ले लेते हैं, होमो सेपियन, ठीक, बी होमो सेपियंस, ठीक है। अगली बात करते हैं सी, ठीक है, बीच में गैप नहीं है यहाँ पे, होमो सेपियंस, और डी में आपका मान लो हमने कर दिया होमो सेपियंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्पेलिंग भी आपको याद रखनी है, ठीक है, होमो सेपियंस, ठीक है। तो इसमें से कौन सा वाला करेक्ट है आपका, ये वाला करेक्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें गैप भी है और इसमें ये वाला वर्ड छोटा भी है, जबकि अगर हम इसमें बात करें कैपिटल है और इसमें ये क्या है, इनके बीच में गैप नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है, ठीक। तो आपको रूल पता चला कि पहला रूल क्या होता है, कि पहला रूल ये है कि आपका जो ये आपको जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसका पहला वर्ड जेनरिक होता है, दूसरा वर्ड क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करता है। और अगर हम दूसरे, और ये किस में, लैटिनाइज्ड लैंग्वेज में होता है और इटैलिक्स में लिखा जाता है, ठीक।
दूसरा रूल ये कहता है कि जो आपका आपका जेनरिक नेम होगा वो कैपिटल में होगा, और आपका जो स्पेसिफिक एपिथेट होगा वो क्या होगा, स्मॉल लेटर में होगा। और अगर हम बात करते हैं, और जेनरिक नेम का सिर्फ पहला वर्ड ही आपका कैपिटल लेटर में होगा, बाकी लेटर सारे स्मॉल रहेंगे, ठीक है, और उसमें भी सारे स्मॉल रहेंगे। और अगर हम तीसरे रूल की बात करते हैं तो तीसरा रूल आपका कहता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को अगर आप हैंड रिटन लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, तो आप उसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें एक और पॉइंट भी कहा जाता है कि आपका जो स्पीसीज खोजी गई है, जैसे मान लो अगर मैंगीफेरा इंडिका की बात करता हूँ, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका है ना, मैंगो बहुत अभी आने वाला है, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका की बात करते हैं तो कई बार आपने देखा LIN, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिस्कवरर का नेम, यानी जो जिसने इसको नेमिंग किया है, नेमर जो भी नोमेनक्लेचर जिसने भी नोमेनक्लेचर दिया है, उसकी एब्रीविएटेड फॉर्म हम लगाते हैं किसके, एट द एंड ऑफ द नेम, कि नेम के एंड में हम क्या लगाते हैं, एब्रीविएटेड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एब्रीविएटेड फॉर्म। मान लो मैंने किसी स्पीसीज का नाम लिखा और उसके कोई आपका किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखा, उसके बाद मैं लिन लगा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये आपका किसके अंदर, आपकी बुक कौन से, आपकी स्पीसीज प्लांटेरम, जिसमें आपका 5900 स्पीसीज के बारे में डिस्क्राइब किया था, किसने, कैरोलस लिनियस ने, उसमें इन्होंने इसका नाम लिखा है, इसलिए मैंने इनका नाम लिन रखा, ठीक है। लिन मतलब लीनियस, ठीक है, तो लीनियस ने इसको नाम दिया था, इसीलिए इनका नाम रखा गया, ठीक। ये चीज छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको याद रखना है। देखो बेटा, कभी कभी जैसा अभी मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए ना, तो उन चारों ऑप्शन में आपको कभी कभी पता है ये भी लगा के दे देगा, और कोई कभी और आपको मान लो ए ऑप्शन में ये रख दिया और बी ऑप्शन में आपको ये रख दिया, मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, इंडिका। अब इसमें से बताओ आप कौन सा ट्रू है, तो आप तो बोलोगे भैया ये भी ट्रू है वो भी ट्रू है, क्योंकि हमने ये वाला तो अभी उस पॉइंट में तो आपके आंसर में दिया हुआ है, थोड़ा सा छोटा है ना, पॉइंट्स में नहीं दिया, अब उसके नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो इंडिका, तो आपका ये वाला करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपके यानी आपकी जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स ज़्यादा वाले हैं, उसमें आपका ये वाला रूल यानी ये वाला करेक्ट होगा, ठीक है, याद रखना ये बात, ठीक। अगर लिन नहीं देता है तब आपका क्या हो सकता है, तब आपका डिफरेंट हो सकता है, तब आपका वही नीचे वाला ही सही रहेगा, ठीक है, फिर कोई और ऑप्शन भी देगा, ठीक है। तो इतनी सी चीज थी आपकी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। अभी हमने पढ़ा किसने दिया, कैरोलस लिनियस ने दिया, ठीक है, कैरोलस लिनियस ने दिया, और इसके पहला रूल क्या कहता है कि जेनरिक नेम होगा, क्या जेनरिक नेम, और दूसरा नेम होगा आपका स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम जो होगा वो आपका कैपिटल यानी उसका पहला वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और फिर स्पीसीज का नेम क्या होगा, आपका स्मॉल होगा। और अगर हम बात करते हैं कि आपके जो ये किसमें आपका लैटिनाइज लैंग्वेज में होते हैं और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, जब हम लेकिन इसको रिटन लिखते हैं, रिटन मतलब अपने हाथों से लिखते हैं, तो हम क्या इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। इतनी सी बात थी, आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।